आज हम लोग जो विषय पढ़ने जा रहे हैं वह है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंटरमीडिएट के छात्रों के लिए यह पहला चैप्टर है और इसके लेखक हैं महात्मा गांधी। आए हम लोग सर्वप्रथम समरी को देखें कि इसके समरी में कौन सी बातें लिखी हुई है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी। He describes the importance of Indian civilization. The foundation of Indian civilization is very strong. European civilization cannot match it. Indian civilization teaches morality. European civilization depends on materialism. अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यह महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है। वह भारतीय सभ्यता के महत्व का यहाँ पर वर्णन करते हैं। भारतीय सभ्यता का जो आधार है वह काफ़ी मजबूत है। यूरोपीय सभ्यता इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। भारतीय सभ्यता नैतिकता की शिक्षा देता है, जबकि यूरोपीय सभ्यता भौतिकता पर आधारित है। महात्मा गांधी कहते हैं, मेरा विश्वास है कि जिस सभ्यता को भारत ने विकसित किया वह दुनिया से मिटने वाली नहीं है। हमारे पूर्वजों द्वारा बोए गए बीज की बराबरी कोई नहीं कर सकता। रोम मिट गया, ग्रीस का भी वही हश्र हुआ। फ़रो की शक्ति टूट गई, जापान पश्चिमी रंगों में रंग गया। चीन के संदर्भ में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, परंतु भारत हर हाल में अपनी नींव पर स्थित है। यूरोपवासी ग्रीक एवं रोमन लेखकों की कृतियों से सबक सीखते हैं, जिनकी पूर्व की गरिमा अब नहीं रही। उनसे सीखने के प्रयास में यूरोप वासी सोचते हैं कि वे अपनी त्रुटियों को दूर कर लेंगे। ऐसी उनकी दयनीय अवस्था है। रोमन एंड ग्रीक सिविलाइजेशन हैव एंडेड। रोम और ग्रीक का सभ्यता समाप्त हो गया। इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल एग्जिस्ट्स। भारत की सभ्यता आज भी वर्तमान है। द वेस्टर्न कंट्रीज चार्ज दैट इंडिया डज नॉट लाइक चेंज। पश्चिमी देश यह आरोप लगाते हैं कि भारत बदलना नहीं चाहता। इट इज़ द मेन डिमेरिट ऑफ इंडिया। यह भारत का सबसे बड़ा डिमेरिट है, सबसे बड़ी बुराई है, कमी है। बट द राइटर सेज दैट इट इज़ द मेरिट ऑफ इंडिया। लेकिन लेखक कहते हैं यह हमारी अच्छाई है। दिस कंट्री बिलीव्स इन इट्स सिविलाइजेशन। यह देश अपनी सभ्यता में विश्वास करता है। इस पाठ में लेखक कहते हैं इन सबों के बीच भारत स्थिर बना रहा, यह उसके लिए गर्व की बात है। भारत के विरुद्ध एक आरोप है, इसकी जनता इतनी असभ्य, अज्ञानी और मंद बुद्धि है, इन्हें किसी परिवर्तन को अपनाने हेतु प्रेरित करना असंभव है। वास्तव में यह आरोप हमारे गुणों के विरुद्ध है। जिसे हमने अपने अनुभव की निहाई पर जांचा और परखा है, उसे बदलने का साहस हम नहीं कर सकते। बहुतेरे अपना विचार भारत पर थोपते रहते हैं, लेकिन यह स्थिर रहती है। यह इसकी सुंदरता है, यह उसकी आशाओं का प्रहरी है। सभ्यता आचरण का वह पैमाना है जो आदमी को कर्तव्य का मार्ग दिखलाता है। कर्तव्य पालन और नैतिक अवलोकन एक दूसरे में परिवर्तनीय है। अपने मन एवं विकार पर स्वामित्व प्राप्त करना ही नैतिक अवलोकन है। ऐसा करके हम अपने को जानते हैं। गुजराती में सभ्यता का अर्थ अच्छा आचरण है। यदि यह परिभाषा सही है तो भारत को, जैसा कि अनेक लेखकों ने कहा है, किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है और यह वैसी ही है जैसा इसे होना चाहिए। हम देखते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। इसे जितना अधिक मिलता है यह उतना ही अधिक पाना चाहता है। द मोर वी गेट द मोर वी वांट। फिर भी असंतुष्ट रहता है। हम जितने अधिक विषय में लिप्त होते हैं वे उतने ही अधिक बेलगाम होते हैं। इसलिए हमारे पूर्वजों ने आसक्ति की एक सीमा निर्धारित कर दी। उन्होंने देखा कि खुशी एक मानसिक अवस्था है। कोई आदमी धनी होने के कारण सुखी और गरीब होने के कारण दुखी है, यह जरूरी नहीं। धनी प्रायः दुखी और गरीब सुखी देखे जाते हैं। लाखों सदैव गरीब रहेंगे। इन सभी बातों को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने हमें विलासिता एवं विषय वस्तु से बचने की सलाह दी।
हमने उन मान्यताओं को आज भी बरकरार रखा है जो हजारों वर्ष पूर्व थे। हमने आज भी वैसा ही घर रखा है जो पूर्व में था, और घरेलू शिक्षा भी वैसी ही है जैसा पूर्व में थी। जीवन को धीरे धीरे नष्ट करने वाली प्रतिस्पर्धात्मक जीवन शैली को हमने प्रश्रय नहीं दिया है। सभी अपने अपने व्यवसाय को करते हैं और उचित मजदूरी प्राप्त करते हैं। ऐसा नहीं कि हम मशीनों का आविष्कार करना नहीं जानते थे, लेकिन हमारे पूर्वज इस बात को अच्छी तरह से जानते थे। यदि हमने ऐसा किया तो हम गुलाम हो जाएंगे और अपनी नैतिकता को खो देंगे। इसलिए उन लोगों ने काफ़ी सोच समझकर निर्णय लिया, हमें वही करना चाहिए जिसे हम अपने हाथों और पैरों से कर सकें। उन लोगों ने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी एवं स्वाध्याय अपने हाथ और पैर को क्रियाशील रखने में है। इंडियंस आर वर्किंग विद देयर हैंड्स एंड फीट इंस्टीड ऑफ मशीन्स। भारतीय लोग अपने हाथों और पैरों से मशीन के बदले काम करना पसंद करते हैं। इट कीप्स आवर हेल्थ एंड माइंड इन ऑर्डर। इससे हमारा स्वास्थ्य और मस्तिष्क ठीक रहता है। गांधी जी प्रीफर्स विलेज लाइफ टू सिटी लाइफ। गांधी जी शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन को अधिक पसंद करते हैं। गांधी जी इज इन फेवर ऑफ गुड थिंग्स ऑफ अदर सिविलाइजेशंस। गांधी जी दूसरी सभ्यता की अच्छी चीज़ों के पक्ष में हैं। इंडियन सिविलाइजेशन इज सुपेरियर टू एनी अदर सिविलाइजेशन। भारतीय सभ्यता किसी भी अन्य सभ्यता से श्रेष्ठ है। इट टीचेज अस टू सर्व अदर्स। यह हमें दूसरों के सेवा करने की शिक्षा देता है। आगे उन्होंने कहा है, आगे उन लोगों ने विचार किया कि हमें बड़े नगर एक जाल और बोझ हैं जिसमें लोग खुश नहीं रह सकते। उसमें चोरों का समूह, लुटेरें, वेश्याएं एवं दुष्टतापूर्ण बुराइयों का बोलबाला तेजी से बढ़ेंगे। धनी लोग गरीबों को लूटेंगे, इसलिए वे लोग अपने छोटे छोटे गांवों से संतुष्ट थे। उन लोगों ने जाना कि राजा एवं उनके नैतिकता से तलवार नैतिकता से छोटी एवं निम्न है, और उनके साम्राज्य ऋषियों एवं फकीरों की दुनिया से छोटा है। ऐसे संविधान से परिपूर्ण राष्ट्र दूसरों से सीखने की बजाय उन्हें शिक्षा देने में कुशल है। इस राष्ट्र के पास न्यायालय, वकील एवं डॉक्टर थे, लेकिन वे सभी बंधन में थे। सभी जानते थे कि ऐसे व्यवसाय किसी भी तरह उत्कृष्ट नहीं थे। फिर भी ये वकील और वैद्य जनता को लूटते नहीं थे। वे जनता पर निर्भर माने जाते थे। वे जनता के सेवक थे, मालिक नहीं। न्याय स्वीकार करने योग्य एवं पारदर्शी था। न्यायालय से दूर रहना साधारण नियम था। उसमें लोगों को फुसलाने वाले लोग नहीं थे। यह बुराई भी केवल राजधानी एवं उनके आसपास देखी जाती थी। सर्वसाधारण, स्वतंत्र एवं अपने कृषि कार्य में लगे रहते थे। वे सच्चे घरेलू कानून यानी गृह नियम का आनंद लेते थे। भारतीय सभ्यता की जो व्याख्या लेखक ने की है, वैसी ही व्याख्या वे लोग भी करते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं। विश्व के किसी भी हिस्से में और किसी भी सभ्यता में ऐसा नहीं है कि सबों ने पूर्णता को प्राप्त किया है। नैतिकता को बढ़ावा देना भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति रही है, जबकि पश्चिम की मनोवृत्ति और नैतिकता को बढ़ावा देना है। दूसरा नास्तिक है, जबकि पहला ईश्वर की सत्ता में विश्वास करता है। इसी समझ और विश्वास के कारण भारत से प्रेम करने वाले व्यक्ति का अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता से ठीक उसी तरह जुड़ना जरूरी है जैसे एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। गांधी जी पश्चिम के विरोधी नहीं हैं, वे पश्चिम के आभारी हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने पश्चिम के साहित्य से बहुत कुछ सीखा है। वे आधुनिक सभ्यता के प्रति कृतज्ञता जाहिर करते हैं कि उसने उसे बहुत कुछ सिखाया। यदि भारत को सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना है तो भारतीय जनता से वे खुले दिल से कहना चाहते हैं कि वर्षों की जो आधुनिक सभ्यता है, उनके अनुभवों के आधार पर उन्होंने यह सीखा कि किसी भी कीमत से हमें उससे दूर रहना चाहिए। आधुनिक सभ्यता क्या है? यह भौतिकता की पूजा है। यह हमारे अंदर की पाशविकता की पूजा है। यह पूर्णतः भौतिकवाद है। यदि हम हर कदम भौतिक सभ्यता की बात ना सोचें तो आधुनिक सभ्यता कुछ भी नहीं है। दो सभ्यताओं के गुणों दोषों की तुलना करना यदि व्यर्थ नहीं तो अनावश्यक जरूर है। यह सही है कि पश्चिम ने वैसी ही सभ्यता विकसित की
जो उनके जलवायु और वातावरण के अनुकूल है। उसे उसी तरह से हमारी सभ्यता हमारे परिवेश के अनुरूप है और दोनों ही अपने परिवेश के अनुसार ठीक हैं। आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट लक्षण यह है, इसमें मानव इच्छा का उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहती है, जबकि प्राचीन सभ्यता की विशिष्टता है कि इसमें चाहतों पर नियंत्रण की बात कही गई है। भविष्य की अवस्था और परम सुख की भावना से आधुनिक असंतोष पैदा होता है, जबकि प्राचीन या पूर्व की सभ्यता में चाहतों पर अंकुश की बात भविष्य के साथ परम सत्ता के अस्तित्व में विश्वास के कारण पैदा होती है। कुछ आधुनिक आविष्कार इतने पागलपन है कि उन्हें सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें कतई संदेह नहीं कि मानव की वास्तविक विजय सहनशीलता में है। हम अस्थायी सुख को क्षणिक सुख में बदलने के खतरे में हैं। पश्चिम ने भौतिकता के क्षेत्र में आश्चर्यजनक खोज की है और ठीक पश्चिम की तरह हिंदुत्व ने उससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक खोज धर्म, नैतिकता एवं आत्मा के क्षेत्र में की है। लेकिन इन महान खोजों को देखने की आंखें हमारे पास नहीं है। हम उस चकाचौंध में खो गए हैं जो पश्चिम के विज्ञान ने खोजा है। अर्थात गांधी जी उस विकास से खुश नहीं हैं। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि ईश्वर ने भारत को उस दिशा में बढ़ने से रोका है ताकि वह भौतिकता के फैलाव को रोकने के अपने विशिष्ट लक्ष्य में सफल हो सके। आखिरकार हिंदुत्व में कुछ विशेषता तो जरूर है जिसने अभी तक इसे जीवित रखा है। इसने बेबीलोन, सीरिया, पर्सिया और मिस्र की सभ्यता का पतन होते देखा है। अपनी चारों तरफ नजर घुमाकर देखें, कहाँ है रोम और कहाँ है ग्रीस? क्या आज आप उस इटली और रोम को देख सकते हैं जिसकी चर्चा जीवन का इतिहास करता है? ग्रीस जाकर देखें, कहाँ है उसकी वह विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता? तब आप भारत आएं, पुराने दस्तावेजों को पढ़ें, अपनी चारों ओर दृष्टि डालकर देखें, आप कब उठेंगे, हाँ यहाँ मैं प्राचीन भारत को जीवित देखता हूँ। सच है कि यहाँ वहाँ गोबरों के ढेर थे, लेकिन उनके बीच अक्षय खजाना दबे थे। इसने आज तक जीवित रहने का कारण यह है कि भारत ने, हिंदुत्व ने भौतिकता की जगह आध्यात्मिकता को विकसित किया। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज्य आसक्ति और चाहत के बढ़ने पर आधारित नहीं है, बल्कि ये आसक्ति और चाहत के नियंत्रण पर आधारित है। निसंदेह यूरोपीय सभ्यता यूरोप वासियों के अनुकूल है। यदि हम उसकी नकल करें तो वह हमें बर्बाद कर देगी। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि हम उससे भी ग्रहण ना करें। जो कुछ उसमें ग्रहण करने योग्य है अथवा जिसे ग्रहण करने से के हम योग्य हैं, उसे हम लोग ग्रहण करें। इसका अर्थ भी यह नहीं है कि जो कुछ उसमें बुरा है उसे यूरोपवासी नहीं छोड़ें। यूरोपवासियों को बुराइयों को छोड़ना चाहिए। भौतिक सुखों के साधनों की सतत खोज और उसका विकास एक ऐसी बुराई है जिसे दावे के साथ कहा जा सकता है, एक दिन यूरोपवासी स्वयं अपने दृष्टिकोण को बदलेंगे। यदि वे विलासिता के इस बोझ तले दबकर मिट नहीं गए जिसका कि वे गुलाम हो रहे हैं, हो सकता है कि गांधी जी की यह सोच गलत हो, लेकिन वे कहते हैं कि मैं जानता हूं, भारत का उन चीज़ों के पीछे दौड़ना निश्चित रूप से मौत को बुलाना है। एक पाश्चात्य दार्शनिक का यह कथन हम अपने हृदय पर अंकित कर लें, सादा जीवन, उच्च विचार, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। निश्चित है कि आज लाखों उच्च जीवन शैली नहीं रख सकते और हम थोड़े से लोग जो सर्वाधिक के लिए ऐसा सोचते हैं एक खतरा मोल लेते हैं। उच्च विचार की जगह उच्च जीवन शैली एक निरर्थक खोज है। वास्तव में सभ्यता का जो वास्तविक अभिप्राय है वह चाहतों की सीमाहीन वृद्धि नहीं, बल्कि बलपूर्वक उस पर नियंत्रण करना है। केवल यही संतोष को पैदा करता है और वास्तविक सुख एवं सेवा भाव को लाता है। एक निश्चित सीमा तक भौतिक सुख आवश्यक है, लेकिन एक निश्चित सीमा के बाद यह सहायक की बजाय क्लेश बन जाता है। अतः अंतहीन इच्छाएं करना और उनकी पूर्ति का प्रयास करना एक भ्रम है और पागलपन प्रतीत होता है। किसी की भौतिक एवं बौद्धिक आवश्यकताएं एक सीमा पर समाप्त हो जानी चाहिए, इसके पूर्व की वह बौद्धिक लिप्सा का रूप ले सके। हर किसी को अपनी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना चाहिए ताकि वह मानवता की सेवा से पीछे ना रह सके और उसकी पूरी शक्ति उस पर केंद्रित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।